दोस्तों, बोर्ड परीक्षा में निबंध कैसे लिखते हैं और निबंध लिखने का सही तरीका क्या है, आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। आप लोग क्या करते हो कि निबंध को एकदम गलत तरीके से लिखते हो, जिससे आपको पूरे के पूरे अंक नहीं मिल पाते हैं और आप लोग कुछ ऐसी गलतियां उसमें कर देते हो जो आपको नहीं करनी चाहिए। आप लोग क्या करते हो कि अपने हिसाब से निबंध को लिख देते हो, जिससे आपका नंबर कट जाता है और आपको पूरे के पूरे अंक नहीं मिल पाते। तो आज का ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो आज का टॉपिक है आपके क्लास 12th में 9 अंक यानी 9 नंबर का पूछा जाता है। जैसे मान लीजिए आपके परीक्षा में पूछा गया है कि बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिखिए, तो आप लोग क्या करते हो कि बेरोजगारी की समस्या हेडिंग डालकर और पूरा 1, 2, 3 से 4 पेज आप लोग निबंध लिख देते हो। ये बिल्कुल गलत तरीका है, ऐसा आपको नहीं लिखना है। आपको किस तरीके से निबंध लिखना है आज की इस वीडियो में हम कंप्लीट जानेंगे, तो वीडियो को कंप्लीट देखिए, क्योंकि जो टॉपिक है बेरोजगारी की समस्या, ये आपके बोर्ड एग्जाम 2022 के लिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले आपको निबंध लिखने टॉपिक का नाम लिख देना है। जैसे कि हमें बेरोजगारी की समस्या की टॉपिक पर नाम निबंध लिखना है, तो इसलिए सबसे पहले हमको बेरोजगारी की समस्या इसको ब्लैक पेन से लिख देना है। उसके बाद में सबसे पहले हमें निबंध को लिखने के लिए उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी है, जैसे मैंने तैयार की थी। आपको रूपरेखा ब्लैक पेन से लिख देनी है। उसके बाद में आपको फर्स्ट 1 नंबर डाल के इसमें से प्रस्तावना, फिर बेरोजगारी का अर्थ, उसके बाद में 3 नंबर में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, फिर 4 नंबर में बेरोजगारी के कारण, फिर 5 नंबर में बेरोजगारी की समस्या का समाधान। यानी कि 1, 2, 3, 4, 5 इस पांचों हेडिंग पर हमको इसमें निबंध में इसकी व्याख्या कर देनी है। रूपरेखा तैयार कर लेने के बाद सबसे पहले हमें निबंध में प्रस्तावना को लिखना रहता है। देखिए, प्रस्तावना में हमें क्या लिखना रहता है, जिस टॉपिक पर हम निबंध लिख रहे हों उसके बारे में हमें कुछ लिखना रहता है। जैसे हम बेरोजगारी की समस्या पर निबंध लिख रहे हैं, तो इसके बारे में हमें प्रस्तावना में कुछ लिख देना है। तो आइए सबसे पहले हम प्रस्तावना में देखते हैं कि हमें सबसे पहले प्रस्तावना में क्या लिखना है। देखिए, तो आपको सबसे पहले प्रस्तावना में लिख देना है कि बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। बेरोजगारी की समस्या हमारे देश की एक प्रमुख समस्या है। आजकल पढ़े लिखे युवक भी बेरोजगारी के कारण परेशान हैं। लोगों ने अपने परंपरागत जातीय व्यवसाय छोड़ दिए हैं। सभी सरकारी नौकरी की तलाश में दौड़ रहे हैं। नौकरियां जनसंख्या की दृष्टि से सीमित हैं। इतना आपको प्रस्तावना में लिख देना है बेरोजगारी की समस्या निबंध पर। प्रस्तावना के बाद में हमारा दूसरा नंबर था कि बेरोजगारी का अर्थ। बेरोजगारी का अर्थ में आपको लिख देना है, जैसे आपको लिखना है कि बेरोजगारी ऐसी स्थिति को कहते हैं जबकि कोई योग्य तथा काम करने के लिए इच्छुक व्यक्ति जीविका चलाने हेतु न्यूनतम मजदूरी की दरों पर कार्य मांगता है, फिर भी ना मिल पा रहा हो। बालक, वृद्ध, रोगी, अक्षम एवं अपंग व्यक्ति को बेरोजगारी की श्रेणी में नहीं रखा जाता। देखिए, सबसे पहले आपको प्रस्तावना लिखना है। उसके बाद में आपको दूसरा हेडिंग जो आपने ऊपर रूपरेखा में लिखा था उसको लिख देना है, जिसमें से आपके बेरोजगारी का अर्थ। इसमें बताना है कि बेरोजगारी का अर्थ क्या है और बेरोजगारी आखिर में है क्या। तो इतना कुछ आपको लिखने के बाद आपको 3 नंबर में लिखना है कि बेरोजगारी जो है एक प्रमुख समस्या है। तो आइए हम उस हेडिंग को लिख लेते हैं। हमारा प्रस्तावना हो गया, उसके बाद में हमारा 2 नंबर का हो गया बेरोजगारी का अर्थ। फिर हमें 3 नंबर में हेडिंग डाल देनी है बेरोजगारी की समस्या पर। जब हम निबंध लिख रहे हैं तो हमें लिख देना है कि बेरोजगारी फिर एक प्रमुख समस्या है। जो बेरोजगारी क्या है, भारत में एक प्रमुख समस्या है। इसको ब्लैक पेन से लिख के आपको नीचे अंडरलाइन कर देना है, आपको ऐसी हेडिंग बना देना है। उसके बाद में बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या में आपको लिखना है कि भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी एक मुख्य समस्या है। जो भारत की आर्थिक समस्याओं में बेरोजगारी क्या है, एक मुख्य समस्या है। यह एक ऐसी घातक समस्या है जिसके कारण मानव शक्ति का ही ह्रास नहीं होता, बल्कि देश का आर्थिक ढांचा भी चरमरा जाता है। इतना आपको लिख देना है। फिर उसके बाद में बेरोजगारी के कारण अनेक समस्याओं का भी जन्म होता है। देखिए, ये तो सही बात है कि जब बेरोजगारी होती है उससे अन्य समस्याएं भी पैदा होती हैं। आपको क्या करना है कि आपको कम से कम 3 से 4 पेज में निबंध लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 9 अंक मिल सकें। यदि आप 1 पेज या 2 पेज में निबंध लिखेंगे तो मुश्किल से आपको 4 से 5 नंबर ही मिल पाएंगे, लेकिन जब आप वही 2 से 3 से 4 पेज में लिखेंगे तो आपको पूरे के पूरे 8 से 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। हमारी 10 हेडिंग लिखने के बाद आपको चौथी हेडिंग में लिखना है बेरोजगारी के कारण। बेरोजगारी के कारण, इसमें देखिए ये हेडिंग डालकर आपको इसमें लिख देना है कि आखिर में बेरोजगारी का कारण क्या है। भारत में जो बेरोजगारी है वो किस कारण से, आपको इस हेडिंग में उसका पूरा आपको निबंध इसमें आपको लिख देना है पूरा डिटेल में, विवरण में। देखिए, तो बेरोजगारी के कारण में आपको लिखना है कि देश में जनसंख्या विस्फोट तीव्र गति से हुआ है। ये तो सही है कि जो देश में है वो जनसंख्या तीव्र गति से बढ़ रही है। देश में प्रतिवर्ष
2% की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है। देखिए जो देश में होती है वो कम से कम लगभग 2% की जनसंख्या वृद्धि हो जाती है, जिसके कारण देश में बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। अब आप ही सोचें कि जब देश में जनसंख्या बढ़ेगी तो सबको रोजगार मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा और बेरोजगारी की समस्या दिन प्रतिदिन ही बढ़ती जाएगी। उसके बाद में आपको लिखना है कि हमारे देश की शिक्षा प्रणाली दोषपूर्ण है, यह रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है, इसमें पुस्तकीय ज्ञान हो तो ज्ञान है लेकिन किंतु व्यवहारिक ज्ञान शून्य है। देखिए ये सही बात है कि हमारी जो शिक्षा प्रणाली है वो दोषपूर्ण है के हिसाब से अगर देखा जाए, क्योंकि यह रोजगार प्रदान करने वाली नहीं है। कुछ लोग क्या करते हैं कि पढ़ाई करते हैं बीच में ही छोड़ देते हैं, तो उनकी शिक्षा का क्या महत्व, आखिर में उन्हें वही करना पड़ेगा जो नहीं करना चाहिए। देखिए इसमें पुस्तकीय ज्ञान तो भरपूर है किंतु व्यवहारिक ज्ञान नहीं। देखिए आदमी के अंदर क्या होता है, पुस्तकीय ज्ञान होता है लेकिन उसे व्यवहारिक ज्ञान नहीं हो पाता कि हमें व्यापार कैसे करना है, हमें क्या क्या कैसे करना है। तो उसके बाद में आपको इतना लिख देने के बाद आगे लिखना है कि हमारे देश में कुटीर उद्योगों का विकास की ओर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो हमारा देश है वो क्या हो, कुटीर उद्योग किसे कहते हैं, जो छोटे उद्योग होते हैं उनकी ओर हमारा देश ध्यान नहीं दे रहा है, जिसके कारण अनेक कारीगर बेकार हो गए हैं और बेरोजगारी में निरंतर वृद्धि हो रही है। देखिए जो कारीगर हैं पुराने, वो क्या करते हैं कि जब उनको रोज़गार नहीं मिल पाता तो मान लीजिए वो एक तरह से वो बेकार हो गए हैं, जिससे बेरोजगारी की समस्या और हमारे देश में बढ़ रही है। फिर उसके बाद में हमें आगे लिख देना है कि हमारे देश की लगभग 59% यानी हमारे देश की लगभग 59% जो जनसंख्या है वो कृषि पर निर्भर है, यानी खेती पर निर्भर है। हमारा जो देश है वो एक विशाल देश है, यानी भारत एक विशाल देश है, जिसमें से कम 59% जनसंख्या जो है क्या करती है, खेती करती है, वो कृषि पर ही निर्भर है। यहाँ कृषि की अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है। देखिए यहाँ जो कृषि है अत्यंत पिछड़ी हुई दशा में है, यानी कि यहाँ पर उस तरह के साधन नहीं उपलब्ध हैं जिससे खेती को हम आसान रूप से कर सकें। ये भी बात यहाँ पर सही है। फिर हमारा है जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध एवं सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही हैं। जाति प्रथा, बाल विवाह, विधवा विवाह निषेध एवं सामाजिक असमानताएं भी बेरोजगारी को बढ़ावा दे रही हैं। आपको नंबर 5 में क्या लिखना है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान। देखिए हमने बेरोजगारी का अर्थ लिख लिया और बेरोजगारी के कारण लिख लिया और इसी प्रस्तावना लिख ली। इतना कुछ लिखने के बाद सबसे लास्ट में आपको हेडिंग डालकर लिख देना है कि बेरोजगारी की समस्या का समाधान। आखिर में जो बेरोजगारी है उसका समाधान हम कैसे कर सकते हैं, तो इसके बारे में मुख्य 8 कारण हैं जो आप यहाँ पर बता सकते हैं। जैसे हमारा पहला है कि जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण। देखिए जब जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण हो जाएगा तो बेरोजगारी की समस्या कम हो जाएगी, यानी जनसंख्या की जो वृद्धि होगी वो कम होगी, जिस तरह सबको रोजगार मिलना भी संभव हो सकेगा। हमारा दूसरा है शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन। देखिए शिक्षा में जब हम सुधार करेंगे तो आदमियों को क्या होगा, मनुष्यों को ज्ञान होगा कि हमें किस प्रकार से क्या करना चाहिए, इससे उन्हें ये अच्छी तरह से ज्ञात हो जाएगा। तो हमारा दूसरा नंबर ये हो गया। उसके बाद हमारा कुटीर उद्योगों का विकास। देखिए जो छोटे उद्योग होते हैं यहाँ पर उन्हें बढ़ावा कम दिया जाता है, तो हमें क्या करना चाहिए भारत को कि कुटीर उद्योगों का भी विकास यहाँ पर करना चाहिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को यहाँ पर रोजगार मिल सके। उसके बाद में हमें औद्योगिक विकास पर भी ध्यान देना चाहिए, जिससे सहकारी खेती हो गया, हमें खेती पर भी अधिक ध्यान देना चाहिए, जिससे हमें इसको भी आगे बढ़ा सकें और सबको रोजगार मिल सके। उसके बाद हमारा छठा कारण है कि राष्ट्र निर्माण के विविध कार्य। हमें राष्ट्र निर्माण के विविध कार्यों को भी आगे बढ़ाना चाहिए, इसमें परिवर्तन लाना चाहिए। उसके बाद में हमारा अगला है सामाजिक ढांचे में परिवर्तन। जो देखिए समाज है उसको एक तरह से हमें बदलना चाहिए, क्योंकि वही पुरानी प्रथा चली आ रही है, उसे हमें एकदम से चेंज कर देनी चाहिए, उसे हमें बदलाव करना चाहिए समाज में। उसके बाद में हमें रोजगार कार्यक्रमों का विस्तार। देखिए जो रोजगार होते हैं जब उनको हम नहीं फैलाएंगे तो सब तक नहीं पहुंच पाएंगे, यानी रोजगार को हमें बढ़ावा देना चाहिए, नए नए रोजगार को भारत में उत्पन्न करना चाहिए, जिससे सभी को बेरोजगारी की समस्या से निदान मिल सके और सभी को एक प्रकार से बेरोजगारी समाप्त हो जाए और सबको रोजगार मिल सके। ये कुछ कारण हैं जिसे हम कर सकते हैं तो बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो सकता है। दोस्तों आपको क्या करना है कि बोर्ड परीक्षा में बिल्कुल इसी तरीके से निबंध लिखना है, जिससे आपको पूरे के पूरे 9 नंबर मिलेंगे, आपका 1 नंबर भी नहीं कटेगा। जैसा मैंने अभी आपको आगे बताया, सबसे पहले आपको हेडिंग डाल देनी है जिस टॉपिक पर आप निबंध लिख रहे हो। जैसे बेरोजगारी की समस्या, आपको हेडिंग डाल देनी सबसे पहले, फिर
निबंध को स्टार्ट करने से पहले यानी निबंध को लिखने से पहले आपको उसकी एक रूपरेखा तैयार कर लेनी है, जिससे आपको निबंध लिखने में भी आसानी हो। जैसे रूपरेखा में हमारा सबसे पहले हमें निबंध में प्रस्तावना लिख लेनी है, प्रस्तावना जैसे हमने यहाँ पर लिखा था। उसके बाद में बेरोजगारी का अर्थ, हम इसी टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं तो हमें इसका अर्थ लिख देना है कि हम इसके अर्थ क्या है जो हम इस टॉपिक पर निबंध लिख रहे हैं। उसके बाद में हमें बेरोजगारी एक प्रमुख समस्या, बेरोजगारी क्या है, एक बहुत ही प्रमुख समस्या है भारत की। उसके बाद में बेरोजगारी के कारण, देखिए इसका कारण क्या है कि हमारे देश में इतनी बड़ी बेरोजगारी है। फिर उसके बाद में हमें इसका निदान लिखना चाहिए, हम बेरोजगारी को कैसे ख़त्म यानी समाप्त कर सकते हैं। अगर आप इस तरह स्टेप बाय स्टेप इन नियम को फॉलो करते हुए आप अपने बोर्ड परीक्षा में ऐसे निबंध लिखेंगे तो मैं गारंटी करता हूँ आपको 8 से 9 नंबर आसानी से मिल जाएंगे। सो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको निबंध कैसे लिखते हैं बोर्ड परीक्षा में और इसको लिखने का सही तरीका क्या है ये आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। मैं आपको कह देता हूँ कि आपको निबंध सबसे लास्ट में ही करना है। आपको पेपर को सॉल्व करते समय आपको निबंध को सबसे लास्ट में करना है। आपके पास जितना टाइम हो उसी हिसाब से आपको निबंध को लिखना है। मान लीजिए आपके पास आधा घंटा हो तो आपको कम से कम 2 से 3 पेज में निबंध लिखना है। अगर आपके पास 1 घंटा हो तो कम से कम आपको पूरे के पूरे 4 पेज में निबंध लिख देना है आपके टाइम के हिसाब से। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।